एक भारतीय फोटोग्राफर को फिलीपींस में प्यार हुआ और उसने एक परिवार बसाया। और अधिक दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुंबई के फोटोग्राफर अर्जुन मेहरा, जो अपने करियर के चरम शिखर को पार कर चुके थे, के लिए दुनिया अब वह रणभूमि नहीं रही जहां उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़े और प्रतिष्ठा बनानी पड़े। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी जगत में उनका नाम पहले ही गहराई से गूंज चुका था। उनकी व्यक्तिगत प्रदर्शनियां अभी भी भीड़ खींचती थीं और समीक्षकों की प्रशंसा पाती रहती थीं। हालांकि वह स्वयं इस बाहरी सफलता और चकाचौंध से पीछे हट रहे थे, अपनी दृष्टि को और गहरे स्थानों की ओर मोड़ रहे थे, जहां सभ्यता का कोलाहल फीका पड़ जाता है और मानव जीवन का सार बना रहता है। जो चीज उन्हें वास्तव में आकर्षित करती थी, वह अब प्रसिद्धि की मिठास या व्यावसायिक सफलता नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे दूरदराज के कोनों में रहने वाले गुमनाम लोगों की गहरी आंखों में निहित कहानियां थीं, जो सभ्यता के मैल से अछूते थे, जिनकी आंखें कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता से जीने का संकल्प प्रकट करती थीं। वह अपने पुराने अनुभवी लाइका कैमरे को साथ लेकर चलते थे, जिसे वह अपनी आंखें और दिल मानते थे। उन्होंने उनकी भाषाएं सीखने का प्रयास किया, उनकी अनूठी संस्कृतियों का सम्मान किया, न कि उन्हें केवल एक तमाशे के रूप में वस्तुनिष्ठ बनाया। हर बार शटर दबाते समय उन्होंने अपना दिल उसमें डाल दिया, चुपचाप उनके कठिन जीवन और शुद्ध आत्माओं के साथ संवाद किया। उनकी शाम श्वेत तस्वीरों में मुंबई की गगनचुंबी इमारतें नहीं थीं, न ही कृत्रिम रूप से बनाए गए पर्यटन स्थलों की चकाचौंध। इसके बजाय उन्होंने एक बूढ़े किसान के चेहरे पर गहरी झुर्रियों और बंजर भूमि पर नंगे पैर खेती करते हुए उसके खुरदुरे हाथों को कैद किया। एक बच्चे की मां के पीछे से झांकती हुई मासूम आंखें, जो अजनबी विदेशी को जिज्ञासा और सतर्कता से देख रही थीं, और एक कारीगर के पुराने समय परीक्षित तरीकों से मंद रोशनी में जीवंत रेशमी धागों में जीवन के टुकड़ों को हठपूर्वक बुनते हुए श्रद्धा से भरे गांठदार हाथ। यही वह फोटोग्राफी थी जिसे उन्होंने अपने जीवन के काम के रूप में अपनाया था। शायद यह एक नियति थी जो उनके शेष जीवन का मार्गदर्शन करेगी। लेकिन विडंबना यह थी कि लेंस के माध्यम से जितनी गहराई से उनकी निगाहें दूसरों के जीवन में जाती थीं, उतनी ही उनकी अपनी वास्तविकता धूमिल और मुरझा जाती थी। उनके 30 के दशक में उनकी पूर्व पत्नी फोटोग्राफी के प्रति उनके जुनून और दुनिया के दूर-दराज के कोनों में उनकी निरंतर भटकने वाली अस्थिर जीवन शैली को सहन नहीं कर सकीं और दोनों के लिए केवल दर्द छोड़कर चली गईं। वह अपनी पत्नी को वह स्थिर जीवन और गर्मजोशी भरा घर नहीं दे सके, जिसकी वह चाहत रखती थीं। वह अब उनके एकाकी कलात्मक लक्ष्यों और अंतहीन भटकन को समझ या समर्थन नहीं कर सकती थीं। वे सचमुच अलग-अलग दुनिया से थे। उस दर्दनाक अलगाव के बाद वह और भी हताश होकर कैमरे के लेंस के पीछे छिप गए, मानो प्रायश्चित की एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हों। वह पागलों की तरह दुनिया के सबसे दूर-दराज और ऊबड़-खाबड़ स्थानों की तलाश करने लगे। शायद दूर-दराज के क्षेत्रों की उनकी निरंतर खोज एक कलाकार की नए विषयों की लालसा और एक अचेतन आत्मरक्षा तंत्र दोनों थी, जो एक असफल विवाह के गहरे घावों और एक पति के रूप में टाली गई जिम्मेदारियों से लगातार बचने का एक तरीका था। उनके भीतर एक विशाल खालीपन और सच्चे मानवीय रिश्तों की लालसा छिपी थी, एक ऐसे गर्मजोशी भरे रिश्ते की लालसा जहां वह किसी पर निर्भर रह सके और बिना शर्त आराम पा सके।
फिर एक दिन मानो पहले से तय नियति से निर्देशित होकर वह फिलीपींस के सबसे उत्तरी रहस्यमय और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र बाटेनस द्वीप समूह गए, जो ताइवान से समुद्र के पार स्थित है। इसे हवाओं का द्वीप कहा जाता है। यह फोटोग्राफरों के लिए एक सपनों का स्थान था। लुभावनी तटरेखाओं और हरे-भरे पहाड़ियों की भूमि। इवातान लोगों का घर, जिन्होंने इस भूमि पर आधुनिक सभ्यता के निरंतर हमले के बावजूद अपनी अनूठी भाषा, वेशभूषा और हजारों साल पुरानी जीवन शैली को दृढ़ता से बनाए रखा था। उन्होंने कुछ पैसों में एक पुरानी मोटरसाइकिल किराए पर ली। बहुत कम सामान और अपने कैमरा उपकरणों के साथ वह पहाड़ियों और तटों के बीच घुमावदार सड़कों पर दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक पर चले। उन्होंने दूरदराज के इलाकों में छिपे इवातान गांवों की तलाश की, जो आधुनिक नक्शों पर शायद ही चिह्नित थे। उनके पुराने विश्वसनीय लाइका कैमरे का मेमोरी कार्ड पाटेनस द्वीप समूह के शानदार पैनोरमा, विस्मयकारी चट्टानों और उस बंजर अलग-थलग भूमि पर रहने वाले लोगों की सच्ची कहानियों से भरा हुआ था। उन्होंने बार-बार उनके विविध, तीव्र और कभी-कभी दिल दहला देने वाले जीवन को कैद किया। उन्हें दृढ़ता से पूर्वाभास था कि उन्हें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कहानियां मिल सकती हैं, जो उनके फोटोग्राफी करियर की अंतिम पहेली को पूरा कर सकती हैं। लेकिन भाग्य कभी-कभी सबसे अच्छी उम्मीदों के पीछे सबसे क्रूर परीक्षाएं छिपाता है। दुर्घटना एक दोपहर को हुई। उस समय वह सावांग नामक एक इवातान गांव की ओर जाने वाले ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते के अंतिम खंड पर थे, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाहरी दुनिया के लिए लगभग अज्ञात एक दूर-दराज का गांव था। उन्होंने सुना था कि इस गांव ने अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक जीवन शैली और अद्वितीय पत्थर के घरों की वास्तुकला को लगभग पूरी तरह से संरक्षित रखा था। उनका उत्साह चरम पर था। अचानक काले बादल घिर आए, आसमान काला पड़ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी, मानो आसमान में एक बड़ा छेद हो गया हो। दृश्यता कुछ मीटर तक सिमट गई। वह संकरा खड़ी, ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क, जो मुश्किल से एक मोटरसाइकिल के गुजरने लायक थी, कीचड़ और पानी की एक उफनती हुई नदी में बदल गई। इससे भी बदतर, तेज हवाओं ने तेजी से क्षेत्र पर हमला किया, जिससे वह पूरी तरह से दिशाहीन हो गए। उन्होंने घबराकर गति धीमी की और सावधानी से ढलान पर गाड़ी चलाई। तभी उनकी पुरानी मोटरसाइकिल के पहिए गीली मिट्टी और बजरी पर फिसल गए और संतुलन खो बैठे। वह और मोटरसाइकिल लुढ़कते हुए नीचे कम से कम कई दर्जन मीटर गहरी जंगल से ढकी खड़ी खाई में जा गिरे। होश खोने से पहले उन्हें अस्पष्ट रूप से टहनियों के टूटने की तीखी आवाज, शरीर के जमीन से जोर से टकराने का तीव्र झटका, फेफड़ों में ठंडी बारिश और गीली मिट्टी की गंध और एक गहरी अंधेरी निराशा में खींचे जाने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उनका लाइका कैमरा, जो उन्हें जान से भी प्यारा था, एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। उनका बैकपैक, जिसमें आपातकालीन भोजन और प्राथमिक उपचार की सामग्री थी, भी गायब हो गया। उनके चारों ओर इस विदेशी भूमि के गहरे पहाड़ों में केवल भारी बारिश और तूफानी हवाओं की गर्जना थी। अपने जीवन में पहली बार एक आदिम, अत्यधिक भय चुपके से उनकी मंद होती चेतना में प्रवेश कर गया, जिससे वह ठंडी और भारी हो गई। इस बार मैं वास्तव में यहाँ अकेला मरने जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। उन्हें पता नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। जब उन्हें होश आया तो वह धुंधला महसूस कर रहे थे, मानो वह ठंडे गहरे पानी में डूबे रहे हों और बस मुश्किल से सतह पर आए हों। कुचली हुई मांसपेशियों
और नसों के तीव्र दर्द और असहनीय ठंड के बीच उन्हें अस्पष्ट रूप से कुछ महसूस हुआ। कोई उनके भीगे हुए ठंडे शरीर को हिला रहा था। एक अपरिचित भाषा में बार-बार उनका नाम पुकार रहा था। वह आवाज तात्कालिकता और चिंता से भरी थी। उन्होंने भारी पलकें बड़ी मुश्किल से उठाईं। उनके चेहरे पर चिपके भीगे बिखरे बालों के माध्यम से उन्होंने अजनबियों की चिंतित दयालु और थोड़ी जिज्ञासु आंखों को अपनी धुंधली दृष्टि से नीचे देखते हुए देखा। 3 युवा महिलाएं। वे पहाड़ों में जंगली सब्जियां और जड़ी बूटियां खोज रही थीं और संयोग से उन्हें खाई में बेहोश पाया। वे अपनी पारंपरिक आदिवासी पोशाक पहने थीं, जिस पर नाजुक और रंगीन पैटर्न थे, और वे कीचड़ और बारिश से लथपथ थीं। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी वे अपनी स्वस्थ जीवंत जवानी, अपनी सादगी भरी सुंदरता और सबसे बढ़कर अपनी आंखों की शक्ति और दया को छिपा नहीं सकीं। सबसे बड़ी जो नेता की तरह लग रही थी, उसके काले लंबे बाल करीने से छोटी में गूंथे हुए थे और पीछे लटके हुए थे। उसकी निगाहें तेज और दृढ़ थीं। वह शांति से स्थिति का आकलन कर रही थी और निर्देश दे रही थी। बीच वाली महिला का भाव अधिक जीवंत और ऊर्जावान था। उसकी गहरी भूरी आंखें साहसिक जिज्ञासा और अजनबी की मदद करने के दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। और सबसे छोटी महिला, जो डरी हुई लग रही थी, उसकी बड़ी साफ काली आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वह अभी भी सहानुभूतिपूर्ण भाव से उन्हें देख रही थी और अपनी बहनों की मदद कर रही थी। उन्होंने अपनी भाषा में, जो तेज ऊंची आवाज वाली थी, कुछ देर बात की। फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। उन्होंने गिरे हुए पेड़ों, मजबूत लताओं और अपने साथ लाए तेज चाकुओं का उपयोग करके जल्दी और कुशलता से एक मजबूत अस्थायी स्ट्रेचर बनाया। उनमें से एक ने बड़ी और मोटी पत्तियां और अज्ञात जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं। उन्हें कुचलकर अर्जुन मेहरा के खून बह रहे सिर और हाथ के घावों पर आपातकालीन रक्तस्राव रोकने के लिए सावधानी से लगाया। अन्य दो ने मजबूत टहनियों से स्प्लिंट बनाए, ताकि उनके स्पष्ट रूप से मुड़े हुए पैर को स्थिर किया जा सके। अंत में, हालांकि वे कद में छोटी और कमजोर लग रही थीं, उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति और उत्तम टीम वर्क के साथ सावधानी से उनके बेहोश शरीर को स्ट्रेचर पर उठाया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का सामना करते हुए, गीली और ऊबड़-खाबड़ जंगली पगडंडियों पर संघर्ष करते हुए, कदम दर कदम उन्हें अपने गांव की ओर ले गईं। तीव्र दर्द और थकावट के बीच भी अर्जुन मेहरा ने अस्पष्ट रूप से उनके खुरदुरे लेकिन गर्म और सच्चे स्पर्श, उनकी अपरिचित भाषा में निहित उत्सुक देखभाल को महसूस किया। वह फिर से गहरी बेहोशी में चले गए। पूरे 3 दिन बाद वह पूरी तरह से होश में आए। वह एक पारंपरिक पत्थर के घर के अंदर एक कठोर लेकिन घिसी-पिटी लकड़ी के बिस्तर पर लेटे हुए थे। हवा में जलती लकड़ी की आरामदायक गंध, एक अजीब लेकिन सुखदायक जड़ी बूटी की सुगंध और मिट्टी और पशुधन की गंध फैली हुई थी। उन्होंने मोटे कपड़े पहने हुए थे, जो साफ थे और धूप की तरह महक रहे थे। उनके गंभीर रूप से टूटे हुए पैर पर ताजी हरी जड़ी बूटियों का लेप मोटा-मोटा लगा हुआ था, जिसे हर कुछ दिनों में सावधानी से बदला जाता था और इसे बारीक नक्काशीदार लकड़ी के स्प्लिंट से मजबूती से बांधा गया था। उनके पास उन्हें बचाने वाली 3 युवा महिलाएं बारी-बारी से दिन-रात उनकी देखभाल कर रही थीं और एक झुर्रियों वाली बुद्धिमान और गर्मजोशी से भरी बूढ़ी औरत थी, जो हर सुबह और शाम उनकी नब्ज देखने आती थी। उन्हें उनकी ताकत बहाल करने के लिए कड़वी जड़ी बूटियों का पानी पिलाती थी।
या रहस्यमय मंत्रों से उनके घावों को धीरे से सहलाती थी। उनमें उपचार ऊर्जा भरती थी। यह सावांग था, बार्टेनस द्वीप समूह के गहरे पहाड़ों में स्थित इवातान गांव, जिसकी वह तलाश कर रहे थे। ये 3 महिलाएं गांव के मुखिया की बेटियां थीं। इवाना सबसे बड़ी, लीना बीच वाली, और ग्लोरिया सबसे छोटी। उनके बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम था, लेकिन वे सभी एक दूसरे की गहराई से परवाह करती थीं। और वह बूढ़ी औरत एलेन बुढ़िया थीं, जो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ और आध्यात्मिक नेता थीं, जो गांव के सभी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थीं और पूरे जनजाति द्वारा सम्मानित और विश्वसनीय थीं। एलेन बुढ़िया की पीढ़ियों से चली आ रही जड़ी बूटियों के ज्ञान और आध्यात्मिक उपचार तथा तीनों बहनों की सावधानीपूर्वक देखभाल के लिए धन्यवाद अर्जुन मेहरा चमत्कारिक रूप से गंभीर संक्रमण से बच गए और मौत के मुंह से वापस आ गए। बाहरी अस्पताल के आधुनिक चिकित्सा समर्थन के बिना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, मानो उन्हें इस अजनबी भूमि पर एक नया अवसर मिला हो, मानो वह एक नवजात शिशु हो। अर्जुन मेहरा को सावांग में 2 महीने से अधिक, शायद लगभग 3 महीने, केवल अपने उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पैर की हड्डी उससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से टूटी थी जितनी उन्होंने सोची थी, और ऐसा लगता था कि उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने या फिर से मोटरसाइकिल चलाने में बहुत समय लगेगा। बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। निकटतम शहर तक पहुंचने के लिए भी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पूरे दिन चलना पड़ता था। यहाँ कोई टेलीफोन या इंटरनेट नहीं था। यहाँ तक कि रेडियो सिग्नल भी मुश्किल से मिलते थे। यहाँ उन्हें आधुनिक सभ्यता की कोई भी सुविधा नहीं मिली। शुरू में वह पूरी तरह से अलग-थलग होने के कारण अत्यधिक निराशा और चिंता महसूस करते थे और अपनी सभी कीमती तस्वीरों और अपने काम के नुकसान के कारण गहरी निराशा और असहायता भी महसूस करते थे। वह बेचैन थे, एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह, कभी-कभी सब कुछ छोड़ने की इच्छा से अभिभूत हो जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, जैसे-जैसे उनका शरीर धीरे-धीरे ठीक होता गया और उन्हें चारों ओर देखने का समय मिला, उन्होंने एक शांति, स्वतंत्रता और जीवन के सार को खोजना शुरू कर दिया, जिसे वह इस पूर्ण अलगाव और असुविधा में, समय के धीमे प्रवाह में भूल चुके थे। उन्हें अब स्मार्टफोन की लगातार बजने वाली घंटी या ईमेल की जांच करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, न ही समय सीमा को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करने की, न ही ग्राहकों की कठिन मांगों से तनावग्रस्त होने की, न ही सोशल मीडिया पर दूसरों के शानदार जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करके छोटा महसूस करने की। वह अपने शरीर और मन की आवाज सुनने, अपने सामने प्रकट होने वाले सरल लेकिन वास्तविक जीवन को देखने और महसूस करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि उनकी घायल और थकी हुई आत्मा भी तीनों बहनों और एलेन बुढ़िया की शुद्ध और पूरे दिल से की गई देखभाल से धीरे-धीरे ठीक हो रही थी। इवाना कभी-कभी कठोर और सीधी दिखती थी, लेकिन वह किसी से भी ज्यादा भावुक थी। उसने चुपचाप और दृढ़ता से अर्जुन मेहरा के भोजन, आवास और पुनर्वास की जिम्मेदारी संभाली। उसने उनके प्रवक्ता के रूप में भी काम किया, उन्हें दुनिया के बारे में बताया और बुद्धिमानी से गांव के मामलों को संभाला। उसके पास जनजाति में सबसे अच्छी बुनाई कौशल भी थी। रात में वह मंद रोशनी में बैठी रहती और सुंदर और पारंपरिक पैटर्न बुनती, जो इतने जटिल और प्रतीकात्मक थे।
और रंगीन प्राकृतिक रंगों से रंगे हुए थे, जो चकाचौंध कर देने वाले थे, मानो वह समय को जीवन की कहानी में बुन रही हो। लीना दूसरी बहन तीनों में सबसे सक्रिय और मिलनसार स्वभाव की थी। वह हमेशा अपनी धूप और सकारात्मक ऊर्जा से निराश अर्जुन मेहरा का मनोबल बढ़ाती थी। उसने सक्रिय रूप से अर्जुन मेहरा को बाहरी दुनिया और ग्रामीणों के साथ संवाद करने में मदद की। बाहरी व्यापारियों के साथ बातचीत से सीखी गई टूटी-फूटी मानक तागालोग और कुछ अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण करके उसे अपनी अद्भुत आवाज में जनजाति के पारंपरिक लोकगीत गाना भी पसंद था। वह हमेशा एक सुखद माहौल बनाती थी ताकि गांव के युवा और अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से घुल मिल सकें। माहौल बनाने वाली के रूप में काम करती थी। ग्लोरिया सबसे छोटी बहन शांत और अंतर्मुखी स्वभाव की थी, लेकिन उसके पास किसी से भी ज्यादा नाजुक, गर्म और गहरा दिल था। वह एलेन बुढ़िया के पीछे छाया की तरह चलती थी, जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखती थी। अर्जुन मेहरा के घावों का इलाज अपने घावों की तरह करती थी। हर दिन कोमल स्पर्श से उनका इलाज करती थी। वह एक छोटी बांसुरी को आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और उदास तरीके से बजाना भी जानती थी। चांदनी रात में उसकी बांसुरी की धुन आत्मा को शांत करने वाली, उसके थके हुए दिल और एकाकी आत्मा को धीरे से दिलासा देती थी। वह प्रकृति से गहराई से जुड़ी एक रहस्यमय लड़की भी थी, मानो वह जंगल में पक्षियों से फुसफुसा रही हो, खेतों में फूलों से बातें कर रही हो। जब अर्जुन मेहरा ने उनके सरल लेकिन वास्तविक जीवन को ध्यान से देखा, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें महसूस की और सीखीं, जो वह कभी किताबों या वृत्तचित्रों से नहीं जान सकते थे। उनका जीवन भौतिक समृद्धि से बहुत दूर था। यहाँ बिजली नहीं थी, उन्हें साफ नल के पानी के बजाय नालों से पानी लाना पड़ता था। और यहाँ तक कि बुनियादी फर्नीचर और जरूरत की चीजें भी बहुत कम थीं। लेकिन उनकी आध्यात्मिक दुनिया किसी भी सभ्य समाज के लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल लगती थी। वे तीव्र प्रतिस्पर्धा के बजाय सामंजस्यपूर्ण सहयोग को महत्व देते थे। अंतहीन अधिकार की भावना के बजाय जो कुछ उनके पास था, उससे संतुष्ट रहते और साझा करते थे, और गति और दक्षता के बजाय प्रकृति के नियमों के अनुसार धीमी और प्रतीक्षा की सुंदरता को महत्व देते थे। वे कठोर प्राकृतिक व्यवस्था के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाकर रहते थे, जैसा कि वे हजारों वर्षों से करते आ रहे थे। लेकिन साथ ही उनके पास एक आश्चर्यजनक शक्ति और रचनात्मक बुद्धिमत्ता थी, जो उस कठोर और अप्रत्याशित वातावरण के आगे कभी नहीं झुकती थी। वे सम्मानपूर्वक प्रकृति से केवल वही लेते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। हमेशा देवताओं द्वारा दी गई हर चीज के लिए ईमानदारी से धन्यवाद करना याद रखते थे, और अगली पीढ़ी के लिए जंगलों को अंधाधुंध रूप से नष्ट न करने या नदियों को प्रदूषित न करने के लौह नियम का कड़ाई से पालन करते थे। उनका जीवन स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र की तरह था, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और सामंजस्यपूर्ण रूप से घूमता था। विशेष रूप से अर्जुन मेहरा को जिस बात ने गहराई से झकझोरा और तरोताजा किया, वह यह थी कि इस छोटे से समुदाय के भीतर उनकी अपनी अनूठी विवाह संस्कृति, यानी एक पुरुष द्वारा कई पत्नियां रखना, या इसके विपरीत भी, बिना किसी विशेष सामाजिक वर्जना या नैतिक निंदा के स्वाभाविक रूप से स्वीकार की जाती थी। एलेन बुढ़िया और गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह न केवल अतीत में तूफानों या बीमारियों के कारण पुरुष आबादी में भारी गिरावट के ऐतिहासिक संदर्भ या वास्तविक कारणों से था, बल्कि यह समुदाय की
श्रम शक्ति को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने, बच्चों के स्थिर पालन पोषण और परिवार की समृद्धि और विस्तार के लिए बुद्धिमत्ता और पसंद को भी दर्शाता था। बेशक गांव के सभी परिवार इतने जटिल रूप नहीं अपनाते थे, लेकिन जब तक सभी पक्षों के बीच गहरा स्नेह और विश्वास होता था और परिवार और समुदाय की सहमति होती थी, इस प्रकार के परिवार के अस्तित्व की खुलापन और लचीलापन अर्जुन मेहरा की अंतर्निहित धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर एक बड़ा आघात था। उन्होंने अपने सतही नैतिक मानकों से उनकी लंबे समय से चली आ रही संस्कृति का न्याय करने या उसकी आलोचना करने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि ईमानदारी से उनके अद्वितीय ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ में इसे समझने और सम्मान करने की कोशिश की। वह यहाँ सीख रहे थे कि सामान्य और असामान्य को विभाजित करने वाले मानक कितने सापेक्ष और हिंसक होते हैं। इसी बीच तीनों बहनें भी अर्जुन मेहरा दुनिया के इस अप्रत्याशित आगंतुक के माध्यम से अपनी संकीर्ण और नीरस दुनिया से परे एक विशाल और विविध दुनिया का अनुभव कर रही थीं। उन्हें भी उनके प्रति एक गहरा मानवीय आकर्षण और तार्किक पसंद महसूस हुआ। हालांकि वह 50 वर्ष से अधिक के थे, फिर भी उनके पास एक बौद्धिक स्वस्थ आकर्षक रूप था। दुनिया भर में घूमने से प्राप्त उनका समृद्ध और गहरा अनुभव और दुनिया की प्रवृत्तियों को समझने की उनकी गहरी अंतर्दृष्टि, उनका परिपक्व और अनुभवी रवैया, जिसने कठिन और अजीब परिस्थितियों में भी कभी शांति, बुद्धिमत्ता और मानवीय गरिमा नहीं खोई। सबसे बढ़कर उनका गर्मजोशी भरा विनम्र और सच्चा दिल, जो ईमानदारी से उनकी अभावग्रस्त और सरल संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करता था और उसे समझने की कोशिश करता था। इन सब ने उनके शुद्ध और अदूषित दिलों को झकझोर दिया, जिन्होंने अपने जीवन में केवल इस दूरदराज के पहाड़ी गांवों में समान दिखने वाले पुरुषों को देखा था। यह उनके लिए एक अदम्य शक्तिशाली आकर्षण था। विशेष रूप से अर्जुन मेहरा के पैर पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद, हालांकि कैमरा खराब होने के कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सके, उन्होंने इसके बजाय पेंसिल और चारकोल का उपयोग किया। वह स्केचबुक पर गांव के लुभावने सुंदर दृश्यों और पात्रों, विशेष रूप से उनके अपने जीवंत और विविध भावों को आश्चर्यजनक रूप से नाजुक और कलात्मक भावना के साथ चित्रित करते थे। रात में वे गर्म चिमनी के चारों ओर बैठते थे और वह उन्हें दूर देशों की रोमांचक कहानियां सुनाते थे, जैसे अफ्रीका में वन्य जीवों की शूटिंग, दक्षिण अमेरिका में देखी गई प्राचीन सभ्यताएं और यूरोपीय शहरों में महसूस की गई कलात्मकता। जब वह ऐसा करते तो तीनों बहनों की काली और साफ आंखें रात के आकाश में तारों की तरह शुद्ध प्रशंसा, बेकाबू जिज्ञासा और गहरे सम्मान से चमक उठती थीं। अर्जुन मेहरा के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि जिस छोटी सी दुनिया में वे रहती थीं, वह कितनी कीमती और सुंदर थी। इसी समय उन्होंने उससे परे मौजूद अनंत संभावनाओं से भरे असीम रूप से विशाल और दिलचस्प दुनिया के बारे में अस्पष्ट सपने देखना शुरू कर दिया, और अनजाने में उनके दिलों में एक गहरा स्नेह मजबूती से जड़ जमा चुका था। यह भावना कि यह अजनबी लेकिन आकर्षक और भरोसेमंद अजनबी एक साधारण मेहमान या दाता नहीं था, बल्कि एक विशेष अस्तित्व था, जिसका वे सम्मान करना, निर्भर रहना और जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थीं। पिता या पति की तरह, जिसे जनजाति की भाषा में अमा कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन वे ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं करती दिखीं।
बल्कि इन विशेष भावनाओं को साझा करती और बांटती थीं। और अर्जुन मेहरा के आसपास अपनी बहनचारे को और मजबूत करती थीं। लेकिन जैसे-जैसे उनके रिश्ते साधारण पसंद से आगे बढ़कर गहरे और गंभीर स्नेह में विकसित हुए, उन्हें जिन वास्तविक बाधाओं को पार करना था और जिन नए प्रकार के संघर्षों से वे बच नहीं सकती थीं, वे और अधिक बार और दुखद होते गए। सबसे मूलभूत समस्या अभी भी भाषा की बाधा थी और गहरे सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म कभी-कभी गंभीर गलतफहमियां। अर्जुन मेहरा, जो इवातान भाषा सीखने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जटिल स्वर और व्याकरणिक संरचनाएं थीं, जो उनकी मातृभाषा हिंदी या अंग्रेजी से बिल्कुल अलग थीं। इसलिए प्रगति धीमी थी। और दूसरी बहन लीना द्वारा बोली जाने वाली टूटी-फूटी मानक तागालोग और कुछ बिखरे हुए अंग्रेजी शब्द भी उनके अंतरतम भावनाओं और जटिल और सूक्ष्म विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने और संवाद करने के लिए अपर्याप्त थे। स्पष्ट रूप से अच्छे इरादों से दिए गए शब्द या विचारशील कार्यों को पूरी तरह से अलग अर्थों में समझा गया और गहरा आघात पहुंचाया। और विवाह के अर्थ, पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं के विभाजन, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों और संपत्ति के स्वामित्व और विरासत के मुद्दों पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और गहरी जड़ें जमा चुकी जीवन शैली के अंतर कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से तीव्र बहस और संघर्षों को जन्म देते थे, जिससे तीनों नहीं, चारों लोगों के रिश्ते खतरे में पड़ जाते थे। इसके अलावा गांव के मुखिया, जो गांव की सबसे हठी और रूढ़िवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे, की शत्रुता और संगठित जांच अर्जुन मेहरा के प्रति और अधिक स्पष्ट और स्थायी होती गई। उन्होंने अर्जुन मेहरा पर गांव की पवित्र परंपराओं और शुद्ध व्यवस्था को नष्ट करने और पश्चिमी मूल्यों से युवा महिलाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और महत्वपूर्ण ग्रामीणों की बैठकों में खुले तौर पर अर्जुन मेहरा को एक अनादरपूर्ण बाहरी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया और दृढ़ता से कहा कि उन्हें तुरंत गांव से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने रात में अर्जुन मेहरा की बेशकीमती स्केचबुक और रिकॉर्ड चुराकर जला दिए या चतुराई से गांव के उन युवाओं पर दबाव डाला जो अर्जुन मेहरा के करीबी थे, ताकि वे उन्हें अलग-थलग कर दें। लगातार उन्हें नीच और दुर्भावनापूर्ण तरीकों से परेशान करते रहे। गांव के मुखिया के इस निरंतर और दुर्भावनापूर्ण शत्रुतापूर्ण व्यवहार ने न केवल अर्जुन मेहरा को गहरा अपमान और असहनीय क्रोध दिया, बल्कि एक गंभीर स्थिति भी पैदा कर दी कि तीनों बहनें और उनके परिवार, जिन्होंने उन्हें परिवार के रूप में देखा और गले लगाया, धीरे-धीरे अलग-थलग हो गए और गांव के समुदाय में मुश्किल में पड़ गए। अर्जुन मेहरा गंभीरता से सोचने लगे कि क्या उन्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। उन्हें गहरा अपराधबोध महसूस हो रहा था कि उनके प्रियजन उनके कारण पीड़ित हो रहे थे। इससे भी बदतर, गांव को प्रकृति और मानवीय संघर्षों से उत्पन्न एक और गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ा। वर्षों में अभूतपूर्व सूखे के कारण पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत कछुए के खोल की तरह सूखे और फटे हुए थे और मुख्य भोजन, शकरकंद और तारों की फसलें लगभग पूरी तरह से विफल हो गई थीं। यह स्पष्ट था कि आगामी सर्दियों में भोजन की गंभीर कमी के कारण पूरा गांव भूख से पीड़ित होगा। पूरा गांव गहरे दुख और चिंता में डूब गया और लोगों की नाराजगी और निराशा की आवाजें और तेज होती गईं। ठीक इसी समय अर्जुन मेहरा ने सोचा कि वह अब केवल निराश नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी सारी जानकारी
अनुभव और रचनात्मकता का उपयोग करते हुए इस निराशाजनक संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने अतीत में अन्य शुष्क क्षेत्रों में देखे गए स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुद्धिमान जल बचत विधियों को याद किया और गांव के आसपास के इलाके का कई दिनों और रातों तक गहन सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि गांव के बाहर घाटी में एक छोटी सी धारा थी जो अभी तक सूखी नहीं थी और उसमें भरपूर पानी था। उन्होंने ग्रामीणों के सामने बांस पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके एक प्रकृति अनुकूल सरल जलमार्ग बनाने की योजना प्रस्तावित की जो धारा से गांव की सीढ़ीदार खेतों तक पानी ला सके। शुरू में अधिकांश ग्रामीणों ने सिर हिलाया और उनकी योजना पर संदेह और अविश्वास व्यक्त किया। विशेष रूप से गांव के मुखिया ने जोरदार विरोध किया। बाहरी लोग क्या जानते हैं? वे हमारी भूमि के जल स्रोतों को मनमाने ढंग से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे पूर्वजों को नाराज करेंगे। लेकिन अर्जुन मेहरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एलेन बुढ़िया और गांव के युवा नेताओं से मुलाकात की और चित्र बनाकर और अपनी योजना की तकनीकी व्यवहार्यता और सफलता की संभावनाओं को समझाकर और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों बहनों ने उनकी योजना का पूरा समर्थन किया और ग्रामीणों को समझाने में अगुवाई की, लगातार उन्हें राजी किया। अंत में अधिकांश ग्रामीण उनकी ईमानदारी और उत्साह तथा तीनों बहनों के प्रयासों से प्रभावित हुए और उनकी योजना में भाग लेने का फैसला किया। अर्जुन मेहरा ने अपने सभी इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग किया, जो पेशेवर ज्ञान नहीं था, बल्कि विभिन्न अनुभवों से प्राप्त हुआ था। उन्होंने सावधानीपूर्वक जलमार्ग के मार्ग और ढलान को डिजाइन किया, गांव के युवाओं को जमीन खोदने और पत्थर ढोने के लिए नेतृत्व किया और यहाँ तक कि बूढ़े जवान महिलाएं और बच्चे भी बांस बुनने और जलमार्ग बनाने के लिए मिट्टी लगाने में मदद करने लगे। गांव के मुखिया और उनके अनुयायी कुछ लोग अब भी भौहें सिकोड़ते रहे, बाधा डालते रहे या उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वे अधिकांश ग्रामीणों के उत्साह और एकता की शक्ति को नहीं रोक सके। पसीने आंसुओं और आशा से भरे कई दिनों और रातों के कठिन सामूहिक प्रयास के बाद चमत्कारिक रूप से पहाड़ के बाहर की धारा का साफ ठंडा पानी नवनिर्मित जल से जलमार्ग से रिसने लगा, जिससे गांव के सूखे सीढ़ीदार खेत नम हो गए। यह देखकर ग्रामीण एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से झूम उठे और खुशी के आंसू बहाए। यह घटना अर्जुन मेहरा के लिए सभी ग्रामीणों के दिलों में गहराई से अंकित होने का निर्णायक अवसर बन गई। वह अब एक साधारण बाहरी व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक सच्चे नेता और दाता बन गए, जिन्होंने निराशाजनक संकट की स्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से समुदाय को बचाया था। उनके साहस और बुद्धिमत्ता के कारण गांव भूख के संकट से उबर गया। गांवों के मुखिया का अधिकार और प्रतिष्ठा रसातल में चली गई और ग्रामीणों का अर्जुन मेहरा और तीनों बहनों पर विश्वास और सम्मान आसमान छू गया। एक उज्जवल चांदनी रात में जब उन्होंने सामूहिक प्रयास से गंभीर सूखे के संकट पर काबू पा लिया था और एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास और प्रेम और भी दृढ़ और गहरा हो गया था, तीनों बहनों ने सोचा कि उन्हें अब और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनजाति की सबसे खूबसूरत पारंपरिक पोशाक पहनी, औपचारिक रूप से गांव की सबसे बड़ी बुजुर्ग और आध्यात्मिक स्तंभ एलेन बुढ़िया से अनुमति मांगी और एक साथ अर्जुन मेहरा से मिलने गईं और अपनी लंबे समय से चली आ रही संस्कृति और परंपरा के अनुसार उन्होंने ईमानदारी और सम्मानपूर्वक उनसे अपने जीवन साथी बनने का अनुरोध किया। बड़ी बहन इवाना ने
कांपती आवाज में लेकिन दृढ़ निगाहों से उनकी ओर से बात शुरू की। उसने अर्जुन मेहरा के हाथों को अपने हाथों में लिया, लेकिन उन्हें कसकर पकड़ा और जनजाति के सर्वश्रेष्ठ कारीगर द्वारा बनाए गए नाजुक और सुंदर शंख के हार को उनके गले में पहनाते हुए कहा, श्री अर्जुन मेहरा, हमारे लिए आप अब एक अजनबी बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे दाता हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई, एक ऐसे अनमोल व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे गांव में नई आशा और भविष्य लाया है। हम इवाना, लीना और ग्लोरिया सभी एक दिल से आपसे गहरा प्यार करती हैं और आपका सम्मान करती हैं। उसकी सच्ची स्वीकारोक्ति सुनकर लीना और ग्लोरिया ने भी आंखों में आंसू भरकर चुपचाप सिर हिलाया। इवाना कुछ देर रुकी, फिर और दृढ़ आवाज में बोली, हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और रीति रिवाजों में पीढ़ियों से एक पुरुष को कई पत्नियां रखने और एक बड़ा परिवार बनाने की अनुमति है। यह महिलाओं को कम आंकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनजाति की समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बुद्धिमानी भरा तरीका है। यदि आपका दिल भी हमारे जैसा है, तो कृपया हम तीनों को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करें और हमारे साथ खुशी से रहें। इस गांव में बच्चे पैदा करें और उनका पालन पोषण करें। हमारी परंपराओं का सम्मान करें। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी अर्जुन मेहरा ने पिछले कुछ महीनों में अस्पष्ट रूप से उम्मीद की थी और अपने दिमाग में जिसकी कल्पना की थी, लेकिन जब उन्होंने इसे वास्तव में सुना तो उन्हें यह इतना अवास्तविक और बेहद रोमांचक लगा। पिछले कुछ महीनों में वह इवाना, लीना और ग्लोरिया के साथ रह रहे थे और उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि तलाक के गहरे घावों के कारण लंबे समय से बंद उनके दिल के दरवाजे धीरे-धीरे खुल रहे थे और एक नए प्यार और एक गर्मजोशी भरे परिवार की तीव्र इच्छा वसंत की छोटी कोंपलों की तरह उस खाली जगह पर पनप रही थी। वह बड़ी बहन इवाना की शक्ति और बुद्धिमत्ता, दूसरी बहन लीना की धूप और सकारात्मक ऊर्जा तथा भरपूर जीवन शक्ति, और सबसे छोटी बहन ग्लोरिया के शुद्ध और गर्म दिल और नाजुक संवेदनशीलता से प्यार करने लगे थे। ये सभी अलग-अलग कारणों से थे, लेकिन समान रूप से गहरे और सच्चे थे। उन्होंने कुछ देर संकोच किया, अतीत के असफल विवाह की दर्दनाक यादों और दुनिया के सामान्य मानकों और पूर्वाग्रहपूर्ण नजरों के सांकेतिक डर के कारण। लेकिन उन्होंने जल्द ही साहस जुटाया और तीनों बहनों की सच्ची, ईमानदार और साहसी निगाहों में सभी संदेहों और चिंताओं से छुटकारा पा लिया। उन्होंने दृढ़ता से तीनों बहनों के हाथों को एक-एक करके पकड़ा और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा जवाब दिया। मैं भी तुम तीनों इवाना, लीना और ग्लोरिया से अपने पूरे दिल और आत्मा से गहरा प्यार करता हूँ। हालांकि मैं एक अभावग्रस्त और बेघर यात्री हूँ, मैं तुम्हारा पति बनने और तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करने को तैयार हूँ। इस सावांग गांव में एक साथ हंसने और रोने के लिए। मैं तुम्हारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान और सीखूंगा, जैसे मैं अपनी संस्कृति और परंपराओं का करता हूँ। और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें और हमारे बच्चों को समर्पित कर दूंगा। कुछ दिनों बाद दशकों में सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे खुशी का त्योहार इस सावांग गांव में आयोजित किया गया। यह पूरे गांव के लिए अर्जुन मेहरा, जिन्होंने गांव को संकट से बचाया था और अब उनके असली परिवार थे, और इवाना, लीना और ग्लोरिया, जो गांव की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिलाएं थीं, के विशेष और खुशहाल विवाह का जश्न मनाने का क्षण था।
सभी ग्रामीण अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए पूरी रात पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते गाते और नाचते रहे। सुअर और मुर्गे से तैयार भरपूर भोजन साझा किया। ईमानदारी से उनके विशेष मिलन को आशीर्वाद दिया और उनके भविष्य की खुशी की कामना की। घायल फोटोग्राफर को अपने 50 के दशक में अप्रत्याशित रूप से मिला। दूसरा जीवन एक नई कहानी से भरने लगा, जो उनके युवावस्था में सोची गई किसी भी शानदार सफलता या कलात्मक उपलब्धि से कहीं अधिक तीव्र, विविध और गहराई से मार्मिक और सार्थक थी। 3 बुद्धिमान और सुंदर फिलिपिनो पत्नियों के साथ रहना, कभी-कभी भाषा और संस्कृति के अंतर के कारण छोटे-मोटे संघर्षों और अप्रत्याशित जटिलताओं से भरा होता था, लेकिन उसमें हमेशा गहरा आपसी समझ और अटूट सम्मान होता था। और 4 लोगों द्वारा खुशी के एक नए रूप का परिवार बनाने की अपार खुशी और उत्साह वसंत की तरह। बड़ी बहन इवाना अपनी जन्मजात नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमत्ता से परिवार का स्थिर रूप से नेतृत्व करती थी, कभी कठोर, कभी स्वतंत्र। दूसरी बहन लीना हमेशा अपनी अनूठी धूप और सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक कौशल से परिवार के माहौल को सुखद और जीवंत बनाती थी और बाहरी दुनिया के साथ संवाद के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सबसे छोटी बहन ग्लोरिया अपनी नाजुक और गर्म संवेदनशीलता से परिवार के सदस्यों के दिलों को धीरे से दिलासा देती थी और कलात्मक प्रेरणा जगाती थी। अर्जुन मेहरा ने इन तीनों पत्नियों के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके पास मौजूद बुद्धिमत्ता और भूमिकाओं का गहराई से सम्मान किया और एक भरोसेमंद पति, कभी-कभी एक स्नेही पिता के दिल से उन्हें संजोया और प्यार किया और पूरी तरह से उनके जीवन में घुल-मिल गए। उन्होंने फिर से कैमरा उठाया, लेकिन अब उनका लेंस केवल बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए विदेशी दृश्यों या अजीबोगरीब रीति-रिवाजों को पकड़ने का एक उपकरण नहीं रहा। यह एक जीवंत गवाह और एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत बन गया था, जो असीम स्नेह और गर्मजोशी भरी निगाहों से अपने सच्चे प्यार करने वाले परिवार के सामान्य लेकिन महान जीवन के क्षणों और उस अनमोल समुदाय को, जिससे वे संबंधित थे, को कैद करता था। अपनी दूसरी बहन लीना की मदद से उनकी तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से धीरे-धीरे दुनिया के सामने फिर से आने लगी और कई लोगों को फिलीपींस के बाटेनस द्वीप समूह के गहरे पहाड़ों में स्थित सावांग गांव और उसकी अनूठी और सुंदर संस्कृति में गहरी रुचि लेने का अवसर मिला। साथ ही निश्चित पैटर्न से परे मानवीय एकजुटता और प्रेम और परिवार के विभिन्न रूपों की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करने का भी। उनकी कला अब उनके जीवन के साथ एक हो गई थी, अविभाज्य और एक अधिक गहरी और सच्ची प्रतिध्वनि संप्रेषित करती थी। समय सावांग गांव के मौसमों की तरह धीरे-धीरे बहता गया और अंत में पूरे गांव को जिस सबसे बड़े आशीर्वाद का लंबे समय से इंतजार था, वह आ गया। बड़ी बहन इवाना, दूसरी बहन लीना और सबसे छोटी बहन ग्लोरिया, तीनों बहनों ने लगभग एक ही समय में वसंत के वादे की तरह स्वस्थ गर्भावस्था की अद्भुत खुशी का स्वागत किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, मानो यह उनकी अपनी खुशी हो, और उन्होंने ईश्वर से उनके सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना की, प्यार से पौष्टिक भोजन तैयार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन मेहरा खुशी के दिनों में उत्साह, खुशी और साथ ही भारी जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए थे, क्योंकि वह जल्द ही पैदा होने वाले 3 बच्चों का इंतजार कर रहे थे। अंत में लंबे इंतजार और सभी के आशीर्वाद के बीच तीनों बहनों ने
बारी बारी से स्वस्थ और प्यारे बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दिया। अर्जुन मेहरा अब दुनिया के सबसे खुशहाल बड़े परिवार के मुखिया बन चुके थे, जिनके पास 3 खूबसूरत पत्नियां और 3 प्यारे बच्चे थे, जिन्हें वह अपनी आंखों में भी चोट नहीं पहुंचाते थे। उनका घर हमेशा बच्चों की मासूम हंसी और शिशुओं की आवाज़ों और उनकी पत्नियों की स्नेही और जीवंत आवाज़ों से भरा रहता था, और उन्हें एक गहरी और पूर्ण खुशी और संतुष्टि महसूस होती थी, जिसकी उन्होंने अतीत में कल्पना भी नहीं की थी। कभी अतीत की असफलताओं और आघातों में उद्देश्यहीन रूप से भटकने वाला अकेला और तन्हा फोटोग्राफर अर्जुन मेहरा आखिरकार अपने असली परिवार और घर को पा चुका था, जहां उसकी थकी हुई आत्मा शांति से आराम कर सकती थी और फिलीपींस के उत्तरी भाग के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय सावांग गांव में जड़ें जमाने को तैयार था, और उसकी लंबी जीवन यात्रा की अंतिम पहेली भी। उनका कैमरा अब केवल दुनिया के अंधेरे पक्ष बढ़ते दुख या क्षणभंगुर सुंदरता का पीछा नहीं करता था। उनका लेंस अब निराशा में भी हठपूर्वक खिलने वाली वनचांग जीवन शक्ति, बिना शर्त प्यार के चमत्कार और सामान्य और सरल जीवन में छिपी महान और शाश्वत सुंदरता को कैद करता था। उनका सबसे बड़ा काम उनका अपना जीवन था, जिसे वह बहादुरी और सच्चाई से अपने प्रियजनों के साथ यहाँ सावांग गांव में बना रहे थे। आज की इस अनोखी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।